Hello friends, how are you? Welcome back again on English Ocean. This is Sadhna, and today we are going to discuss our second class about European classical literature. हमारी लास्ट क्लास में हमने इसको स्टार्ट किया था बट टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से क्लास बीच में कट हो गई थी. मे बी आज की क्लास में हम इसे बहुत अच्छे से फिनिश करेंगे. लेट्स गेट स्टार्ट. लास्ट क्लास में हमने ये नेम्स कर लिए थे, आप नोट कर लेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं. जो भी इम्पोर्टेंट वर्क है और उनके साथ उनके राइटर किसने किसको लिखा है. और ये मैंने आपके लिए डिवाइड भी कर दिया है, ग्रीक लिटरेचर और ये रहा रोमन लिटरेचर. तो स्टार्टिंग में इंग्लिश तो थी नहीं, इन्हीं दोनों से मिलके बनी है. तो जो इंडियन क्लासिक लिटरेचर मिलेगा वो इन्हीं दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा. और समरी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट सारी ही करा दी हैं. इलियाड का हमने पढ़ लिया. इलियाड का शॉर्ट में बता देती हूँ. इलियाड में जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास थी वो. मतलब बेस सारा हमने उसमें कर लिया था, मोस्टली रिवीजन ही रह गया था. तो रिवीजन हम इस क्लास में कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि थ्योरी मोस्टली कंप्लीट हो गई थी. तो एक बार रिवाइज करा देती हूँ. इलियाड जो है वो होमर ने लिखी है. इसमें क्या स्टोरी है? इलियाड स्टोरी है ट्रोजन वॉर के टाइम की. और जो सबसे पहला जिसे कहते हैं एविडेंस हमें मिलता है ट्रोजन वॉर का, बाद में बहुत सारे राइटर्स ने उसके बारे में लिखा, लेकिन सबसे पहला जो ट्रोजन वॉर का इंसिडेंट है वो हमें किससे मिला है? होमर के इलियाड से. तो इसमें स्टोरी है एशलीज की. इसका मेन हीरो कौन है इलियाड में? एशलीज. तो वो एगेमन से नाराज़ हो जाता है, जो किंग एगेमन है उनसे नाराज़ हो जाता है. वो उससे उसका वॉर प्राइज़ ले लेते हैं. तो उसकी वजह से वो नाराज़ होकर कहता है भाई ये क्या हो रहा है कि हम ही इनके लिए लड़ रहे हैं और ये हमारे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं. तो वो मना कर देता है, मैं अब वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा. तो देखो, राजा किसके पीछे है? आर्मी के पीछे. और जब आर्मी से एक इम्पॉर्टेंट पर्सन ये बोल दे कि मैं आर्मी में फाइट ही नहीं करूँगा, मैं राजा की तरफ से नहीं लड़ूंगा, तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी. तो सेम इधर हुआ. हाँ, मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि ट्रोजन वॉर किसके पीछे हो रही थी, कि जो एगेमन किंग है उसकी रानी है, उसकी क्वीन है हेलेना, उसको वो इलोप कर ले गया था. इसकी वजह से ये ट्रोजन वॉर हुई. तो क्या हुआ, जब एशलीज ने मना कर दिया बिल्कुल कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, तो दूसरी साइड बहुत स्ट्रांग हो गई. हेक्टर ने हज़ारों सैनिकों को मार डाला. उसके बाद क्या होता है कि हेक्टर पॉलिसमस को मार देता है. वो कौन था? वो इसका क्या नाम है, इसका एशलीज का बेस्ट फ्रेंड है. तो अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत के बाद वो अपना सारा वो भूल जाता है कि उसका एगेमन ने उसको नाराज़ कर रखा था. अपनी सारी नाराज़गी भूल के वो पार्टिसिपेट करता है और ना सिर्फ हेक्टर को मारता है बल्कि इतनी बुरी तरह मारता है, उसको अपने रथ के पीछे बांध लेता है और फिर चारों तरफ उसको घुमाता है. कुछ टाइम के लिए ट्रोजन वॉर को एकदम शांत कर दिया गया, शांति मनाई गई, क्योंकि हेक्टर भी बहुत बड़ा फाइटर था उनकी तरफ से. तो ये सारी स्टोरी किस में चलती है? इलियाड में. ठीक है. अब आ जाइए ओडिसी पे. ओडिसी में क्या है? ओडिसी भी क्या है, इसी का ट्रोजन वॉर से ही रिलेटेड है. तो हाँ, ये है आपका ओडिसी. ये किसके बारे में है? ओडिसियस. इसका पैटागोनिस्ट कौन है? मेल पैटागोनिस्ट है इसमें ओडिसी. तो जब ट्रोजन वॉर ख़त्म हुई तो ये इथाका के लिए रवाना हुआ. मतलब इथाका पहुंचना था इसको. तो ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड ही स्ट्रगल्स मोर एंड मोर. इनफैक्ट उसको 10 इयर्स के अक्रॉस टाइम पीरियड लग गया इथाका पहुंचने में. तो कैसे उसको रास्ते में क्या प्रॉब्लम्स हुई, साइरन्स मिले, सर्कल्स, वाइल्ड पोजीशंस मिले, साइक्लोन्स मिले.
तो साइक्लोन्स और सायरन्स भूत प्रेत छलावा टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो इसको काफ़ी सारी मिली। कैसे इसकी जर्नी रही वो सब दिखाते हैं इसमें। इसके ऊपर ना एक मूवी भी बन रही है हॉलीवुड में। तो ही रिटर्न्स इन डिस्गाइज, स्लेज द एरोगेंट सूटर विद टेलेमैशस, और वहाँ पे अलग ही सीन चल रहा होता है इथाका में। इसकी वाइफ और इसके बेटे को एक डिलेमा है कि भाई पता नहीं वो वापस आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे सूटर्स आ जाते हैं स्वयंवर में भाग लेने के लिए। तो यही सारी स्टोरी इसमें दिखाई गई है ओडिसी में। ये भी किसने लिखा है? होमर ने। शाइड ने अ मिथ जेनेलॉजी ऑफ द कॉस्मोस, इसने कॉस्मोस के बारे में लिखा है, ब्रह्मांड के बारे में, कैसे हमारी अर्थ, हमारा स्काई, ये रिलीजियस थ्योरीज हैं कि कैसे हमारी अर्थ बनी है, कैसे स्काई। सिकोफिलिस ने ऑडिपस लिखा है। ऑडिपस में क्या है? ऑडिपस एक किंग है जो अपनी जनता के फ़ायदे के लिए बहुत सोचता है। मतलब शुरुआत में ये अच्छा होता है और फिर कैसे कैसे हमेशा एक कंडीशन आती है जिसकी वजह से बिल्कुल इसका ट्रेजिक फॉल होता है, वो सब इसमें दिखाया गया है। अननोइंगली ही किल्ड हिज फादर एंड मैरिड हिज ओन मदर, जकास्टा हैंग हरसेल्फ। मतलब ट्रेजेडी है, अच्छी वाली ट्रेजेडी है ये। और लास्ट में जो ऑडिपस है ना वो भी ब्लाइंड हो जाता है इसमें। इसमें मेनली क्या है? फेट, सेल्फ नॉलेज और ट्रेजिक एरर को दिखाया गया है। अगला भी सेफोक्लीज का है और ये इससे रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड हैं दोनों। जो ये एंटीगॉन टाइटल है, ये एक लड़की है। कौन है ये एंटीगॉन? ये ऑडिपस की बेटी है। तो ऑडिपस की डेथ के बाद उसकी ट्रेजिक डेथ होती है। फिर उसके बाद उसका छोटा भाई गद्दी पे बैठता है तो वो मना कर देता है पॉलिनियस को बरेड करने से। उसकी जो रिचुअल्स होते हैं आफ्टर डेथ वो करने से मना कर देता है। तो एंटीगॉन रूल्स के खिलाफ जाके अपने भाई का अंतिम संस्कार अच्छे से करती है और फिर उसके लिए उसको लास्ट में एग्जीक्यूट भी कर देता है किंग। तो ये जो सेल्फ डिलेमा है बिटवीन स्टेट लॉ एंड मॉरल ड्यूटी वो इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका यूरोपाइड्स ने मीडिया लिखी है। मीडिया एक लेडी है जिसका हस्बैंड है जेसन अबैंडेंस मीडिया का हस्बैंड है। वो एक प्रिंसेस से मैरी कर लेता है और बिट्रे कर देता है मीडिया को। अब मीडिया इतनी पागल हो जाती है, बिल्कुल जेलसी में और गुस्से में, रेज में इतनी पागल हो जाती है कि ये बहुत सारी चीज़ें करती है। जैसे ये पॉइजन गिफ्ट दे देती है और ब्राइड और किंग दोनों को मार देती है, मर्डर कर देती है अपने खुद के बच्चों का, ताकि किसको जेसन को सबक सिखा सके। और मतलब ओवर द बियॉन्ड ऑफ ह्यूमननेस ये बहुत सारी गलत चीज़ें कर देती है। ये इम्पोर्टेंट आपकी जो स्टोरीज हैं, एक ये मेटामॉर्फोसिस करेंगे, ओविड का मेटामॉर्फोसिस। A sweeping verse tapestry of means lacked by transformation, Daphne becomes Laurel to escape Apollo. Pygmalion statue awakens orphans' losses, Eldorus. Countless forms shift, preserving Greco-Roman myths with playful wit and technical change. तो ये जो मेटामॉर्फिस है ये क्या कह सकते हैं? मेटा मीन्स बियॉन्ड, सोच से परे की कुछ मिथ्स को लिंक किया है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है। ये सारी स्टोरीज इसमें है। एक बार आप इनको रीड कर लेना और अगर आपको PDF लिंक चाहिए तो कमेंट में लिंक में टाइप कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी।
अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्लास कितनी समझ में आई है। Who is the author of Iliad and Odyssey? सो द इलियाड एंड ओडिसी हमने डिस्कस कर लिया है पूरा। कौन है? हाइशिड है, होमर है, वर्जिल है या सेफोक्लीज है? तो होमर इज द करेक्ट आंसर। होमर इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ग्रीक एपिक पोएट credited with Iliad and Odyssey, फाउंडेशनल एपिक ऑफ ग्रीक लिटरेचर। इलियाड ओडिसी किससे रिलेटेड है? ग्रीक लिटरेचर से। Which Greek work deals with the origin of God and universe? गॉड और यूनिवर्स का ओरिजिन किसने बताया? अभी बताया ना हमने ऊपर किया कि ओरिजिन को किसने डिफाइन किया है यूनिवर्स का? थियोगोनी। जो किसने लिखा है? हैशियड ने। Who wrote Oedipus Rex? Oedipus Rex किसने लिखी है? सेफोक्लीज ने। किसने लिखी है? सेफोक्लीज ने। और ये किसका एग्जाम्पल है? ग्रीक ट्रेजेडी का, फेट और हमार्शिया का। इन विच प्ले डज अ वुमन किल हर चिल्ड्रन टू टेक रिवेंज ऑन हर हस्बैंड? ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें एक लेडी अपने ही बच्चों को मार देती है? किससे रिवेंज लेने के लिए? अपने हस्बैंड से रिवेंज लेने के लिए। तो आंसर है मीडिया। Who is called the father of tragedy? Father of tragedy किसको बोलेंगे? Father of tragedy है शाइलस। Shylus introduced a second actor on stage and explained tragedy, hence called father of tragedy. इन्होंने सेकंड एक्टर स्टेज पे मतलब पहले क्या होता था कि जब स्टोरी लिखते थे तो एक ही मेन कैरेक्टर को फोकस करते थे। पहले भगवान के बारे में लिखते थे तो बस भगवान ही सेंटर ऑफ द स्टोरी होते थे, पर इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा? सेकंड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा और उसके बाद इन्होंने फादर ऑफ ट्रेजेडी के फॉर्म में अपनी एक पहचान बनाई। विच ग्रीक कॉमेडियन रोट लाइसेस्ट्रारा? एरिस्टोफेन्स। Who wrote Lysistrata? Aristophanes. Aristophanes is the master of old comedy in Greek. Lysistrata is a satire on war. क्या है Lysistrata? Is a satire on war. Which work of Aristotle is the first systematic book of literary criticism? Literary criticism पे एरिस्टोटल की जो फर्स्ट बुक आती है उसका क्या नाम है? तो बहुत आसान है, पॉलिटिकल साइंस जो है। पॉलिटिक्स में उन्होंने बताया है कि ट्रेजेडी, कैथारसिस, हमार्शिया और यूनिटीज। इसमें उन्होंने पॉलिटी को भी डिफाइन किया है साथ में। विच रोमन पोइट रोट एनेरीड? तो किसने लिखा है एनेरीड? वर्जिल ने। Virgil's Aeneid glorifies Rome and its dignity through the story of Aeneas. Aeneas इसका मेन पैटागोनिस्ट है। इसकी स्टोरी के थ्रू इन्होंने क्या दिखाने की कोशिश करी है? डेस्टिनी और रोम और डेस्टिनी को शो किया है एनियास की स्टोरी के थ्रू। टाइटल क्या है? एनीड। अच्छा, एक ये हमार्शिया वर्ड बार बार आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हमार्शिया? रोट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल टेल इट एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। Who wrote Metamorphosis, a collection of myths about transformation? ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो myths का कलेक्शन है Metamorphosis, वो किसने लिखा है? ओविड। Ovid wrote Metamorphosis to preserve many Greek and Roman myths linked by transformation. इस टाइप की स्टोरीज होती हैं ना
कि वो पहले ऐसा था और फिर एक ग्रेट वर्चू की वजह से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में हुई। जैसे हम जिस भी भगवान को मानते हैं, गॉड, ईश्वर या जिसको भी मानते हैं, तो हम उनकी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज पढ़ते हैं। तो वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज जो रोमन और ग्रीक लिटरेचर में थी, जो वहाँ पर मिथ्स थी, उनको कलेक्ट करके एक बुक लिखी जाती है, मेटामॉर्फोसिस। इसके राइटर हैं Ovid. Which Roman poet gave the idea of carpe diem seize the day? Carpe diem seize the day का आइडिया किस रोमन पोइट ने दिया था? आंसर इज Horace. Horace in his odes advocate enjoying the present moment. हॉरेस से पहले जो राइटर लिख रहे थे वो क्या कह रहे थे? बाइबल को बेस मान रहे थे, बाइबल से रिलेटेड लिख रहे थे, गॉड से रिलेटेड लिख रहे थे और बोल रहे थे कि हमें अपने अलग दूसरे जन्म के बारे में सोचना है, हमें अपने जीवन के बाद वाला जो जीवन है उसके बारे में सोचना है। लेकिन हॉरेस ने अपनी वर्क्स को जब लिखा तो इन्होंने अपनी ओड्स में लोगों को ये समझाया कि वी शुड इंजॉय आवर प्रेजेंट मोमेंट, हमें अपने प्रेजेंट में खुद को सेल्फ लव करना चाहिए और लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी हैप्पी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रोमन ट्रेजेडियन? रोमन ट्रेजेडियन कौन है जिसने रोमन ट्रेजेडीज लिखी? वो कौन है इनमें से? सेफोक्लीज है, सीनिया है, एशिलियस है या फिर यूरोपाइड्स है? सो द आंसर इज Seneca. Seneca's revenge tragedies influence Renaissance playwright including Shakespeare. Seneca की जो revenge strategies हैं इन्होंने इवन शेक्सपियर को भी इंस्पायर किया। बाद में रेनेसां टाइम पीरियड में देखो ये जो टाइम पीरियड है एंशिएंट टाइम पीरियड चल रहा है, क्लासिकल लिटरेचर लिखा जा रहा है। बाद में जब रेनेसां में शेक्सपियर ने लिखना शुरू किया तो वेट अ मिनट, ओके, बाद में रेनेसां में जब शेक्सपियर ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने रिवेंज ट्रेजेडीज लिखी। वो कहाँ से इंस्पायर हुए थे? शुरुआत में जो सिनेकास की रिवेंज ट्रेजेडीज थी ये सबसे शुरुआती रिवेंज ट्रेजेडीज मानी जाती हैं। मतलब एक तो ट्रेजेडी होती है कि जो पैटागोनिस्ट है, जो एक्टर है प्ले का, वो फॉल ऑफ कैरेक्टर उसके साथ चीज़ें गलत होती हैं, फेट की वजह से गलत होती हैं। और एक होता है कि वो रिवेंज लेने के लिए कुछ एक्शंस करता है। जैसे मीडिया ने क्या किया था, रिवेंज लेने के लिए कुछ एक्शंस किए थे और लास्ट में उसको ट्रेजिक फॉल मिला। Which Roman writer were famous for comedies that influenced Shakespeare? अब शेक्सपियर ने तो बहुत सारे वर्क लिखे हैं, कॉमेडी भी लिखी हैं, ट्रेजेडीज भी लिखी हैं, प्ले, पोएम, ईच एंड एवरीथिंग ही ट्राइज टू रोट। तो ऐसे कौन से फेमस राइटर हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होकर शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडीज लिखी? तो कौन है? प्लॉटस और Terence. Roman comedians Plautus and Terence wrote plays of mistaken identity, love and wit which inspired later European comedy. इन्होंने शुरुआत में किस टाइप की कॉमेडीज लिखी? यहाँ पे कॉमेडी ऑफ मैनर नहीं है, यहाँ पे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर नहीं है, यहाँ पे जो कॉमेडी है वो बेसिक कॉमेडी है, मिस्टेकन आइडेंटिटी की कॉमेडी है, लव और विट की कॉमेडी है। अब ये मिस्टेकन आइडेंटिटी कॉमेडी क्या है कि किसी का कोई रियल मतलब रियल में वो इंसान अलग होता है और उसको कॉमेडी के वे में अलग समझ लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कज़ारियो। हाँ, शेक्सपियर के एक प्ले में कज़ारियो जो है वो क्या है? लड़की है और वो किंग के यहाँ पे क्या काम कर रही है? लड़का बन के काम कर रही है। तो उसके जो किंग है उसको लगता है ये लड़का है, दूसरे को लगता है ये लड़की है। इसके चक्कर में बहुत सारी मिस्टेकन मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं पूरे प्ले में, तो इसको ही कहेंगे मिस्टेकन आइडेंटिटी। हु रोट कमेंट्रीज ऑन द
गैलिक वॉर्स पे कमेंट्रीज किसने की हैं? कल पढ़ा था ना हमने। तो जूलियस सीजर कमेंट्रीज आर हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ हिज मिलिट्री कैंपेन्स। इन्होंने हिस्टोरिकल अकाउंट के फॉर्म में कमेंट्रीज की हैं किस पे? गैलिक वॉर पे। विच हिस्टोरियन रोट एनल्स एंड हिस्ट्रीज? एनल्स और हिस्ट्रीज किसने लिखी हैं? ट्रीटस ने। ट्रीटस इज अ रोमन हिस्टोरियन नोन फॉर हिज क्रिटिकल हिस्ट्रीज ऑफ एम्पायर। इन्होंने एम्पायरर्स पे क्रिटिकल हिस्ट्री लिखी है। किसने? टैसिटस ने। द ओरेस्टिया इज अ ट्रायलॉजी रिटन बाय शाइक्लेस। इसमें जस्टिस, रिवेंज और डिवाइन लॉ की बात मिलती है। विच ग्रीक फिलोसोफर रोट रिपब्लिक एंड सिंपोजियम? रिपब्लिक और सिंपोजियम पे किस ग्रीक फिलोसोफर ने लिखा है? प्लेटो। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हमार्शिया? हमार्शिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लास्ट में मैं आपको बताऊंगी हमार्शिया क्या होता है। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, आपको जरूर पता चलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पता है आंसर हमार्शिया क्या होता है तो कमेंट में बताइए। एरिस्टोटल ने हमार्शिया का कॉन्सेप्ट दिया। Which work of Euripides shows the theme of Dionysian's worship and madness? ये किस में मिलती है हमें? बकाय में। बकाय Euripides shows the power of Dionysus and human weakness before divine will. Who is known as the Roman Cicero of philosophy and oratory? Cicero's work like De Oratore shape which Greek historian wrote history of Peloponnesian War? Peloponnesian War की हिस्ट्री किसने लिखी? थैक्लाइडिड्स ने लिखी थी। थैक्लाइडिड्स gave a factual scientific account of Peloponnesian War. Who is the protagonist of Virgil's Aeneid? वर्जिल के एनसाइड का प्रोटैगोनिस्ट कौन है? बताया था ना, एनीनियस। Which play by Sophocles deals with the conflict between divine law and state law? ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें डिवाइन लॉ और स्टेट लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है? सैफोक्लीज ने लिखा है एंटीगोन। उसके स्टेट लॉ क्या कह रहे थे कि वो अपने भाई के रिचुअल्स ना करे, पर उसके डिवाइन लॉज क्या कह रहे थे कि वो उसका भाई है, उसको उसके सारे रिचुअल्स करने चाहिए। तो एंटीगोन्स ने किसको चूज किया था? अपने डिवाइन लॉज को। एंटीगोन buries her brother against the king's order, symbolizing divine versus human law. And after that she was executed also. उसको मार दिया गया। The phrase "it to brute" belongs to which historical figure? It to brute कौन से historical figure से belong करता है? ये बिलोंग करता है जूलियस सीजर से। किंग जूलियस सीजर इज एसोसिएटेड विद द फ्रेज इट टू बरोटो थ्रो पॉपुलराइज्ड बाय शेक्सपियर। इसको ज़्यादा पॉपुलर किसने किया था? शेक्सपियर ने। विच रोमन पोइट इज फेमस फॉर एरोटिक एंड लव पोएम एड्रेसिंग टू लेस्बिया? एरोटिक और लव पोइम्स के लिए कौन सा रोमन पोइट फेमस है? Catullus. Catullus wrote intense personal poetry about love and betrayal. इन्होंने लव और betrayal को लेके लिखा है Catullus ने। Which Roman epic influenced Dante's Divine Comedy? दांते की डिवाइन कॉमेडी किससे इन्फ्लुएंस होती है? शेक्सपियर की तो बता दी ना इन्होंने। ऊपर जो क्वेश्चन किए हैं उसमें शेक्सपियर की कॉमेडी प्लेटो से,
और उसकी ट्रेजेडी एरिस्टोटल से। और इसमें पूछा है दांते की जो डिवाइन कॉमेडी है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, तो वो एनिसाइड से इन्फ्लुएंस होती है। पैटागोनिस्ट कौन है? एनिसाइड, एनिसिया। Virgil's Aeneid was Dante's model. Dante even make Virgil his guide in the Divine Comedy. ये सारी समरीज हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंचे हैं तो आई होप आपको यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक इंडियन क्लासिक लिटरेचर की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपको इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर दोनों क्लियर करा दिए हैं। ये यूरोपियन क्लासिक वाला 2 वीडियो में हुआ है, एक में हमने थ्योरी की है और आज की वीडियो में हमने इसके MCQs लगाए हैं। अब लास्ट जिसका आप वेट कर रहे थे, हमार्शिया। हमार्शिया क्या होता है? क्या एक जो पैटागोनिस्ट है, शुरुआत में क्या कल्चर था कि पैटागोनिस्ट हमेशा अच्छा होगा, लेकिन धीरे धीरे जो ऑथर्स हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने क्या दिखाना शुरू करा? ट्रेजिडीज़ के बारे में दिखाना शुरू करा। तो ट्रेजिडी जो प्ले होता है उसमें कैरेक्टर एकदम से खराब नहीं होता, उसकी लाइफ में सब कुछ, उसके कुछ ट्रेजिक फॉल्स होते हैं, फ्लॉज होते हैं जो उसकी लाइफ को ख़राब कर देते हैं। उसके जो ट्रेजिक फ्लॉज होते हैं ना, उन्हीं को हम हमार्शिया बोलते हैं। जैसे मैकबेथ में जो किंग है, मैकबेथ में वो क्या करता है, विचेस की बातों में आ जाता है, तो वही उसका ट्रेजिक फ्लॉज होता है, जहाँ से उसकी लाइफ में हमार्शिया होता है, मतलब वो हमार्शिया पॉइंट होता है। उसके बाद उसकी लाइफ में फ्लॉज आने शुरू हो जाते हैं, उसकी लाइफ में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं हमार्शिया। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, like and subscribe the channel for more such videos. Thank you. Have a nice day.